फ्रेंड, मैं पंकज और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो पूर्वालोकन बुक है उसके संबंध में सामान्य अध्ययन की जो नई पुस्तक आई है, जिसमें ये घटना चक्र की जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें लेटेस्ट 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तक की व्याख्या दिया गया है और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी जो उत्तर हैं उसके संबंध में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखें। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगी, यानी 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, उसकी हम व्याख्या करेंगे और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा NSSO, नीति आयोग, CSO, प्रधानमंत्री कार्यालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। CSO का गठन जो हुआ था वो 1951 ईस्वी में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO को मिला करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और जो रिपीटेड टाइम बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछी गई है, तो आप एग्ज़ाम के पहले ये सब क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लें और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिकॉल कर लें। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 47वीं, 44वीं और 40 और 45वीं बीपीएससी की प्री एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो प्रश्नकाल है तो विकल्प डी सही उत्तर था, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा, जैसा कि हमने व्याख्या किया इससे पहले कि भारत में राष्ट्रीय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO या CSO करता है। NSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखांकन सांख्यिकी यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष जो है वो 2011 और 12 है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि जो राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है वो कौन सा वर्ष है, तो 2011 और 12 जो है वो राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बिहार की। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है वो न्यूनतम है। आगे हम व्याख्या की ओर चलते हैं कि प्रश्नकाल तथा जुलाई 2024 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में चालू कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन 54,111 रुपया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। वही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत में किया जाता है उनके द्वारा। आगे चलते हैं कि कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस संस्था द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश की जाती है, लेकिन इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। और अतः इस प्रकार से प्रश्न उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका उत्तर विकल्प ए दिया गया था। यानी बिहार में जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश क्या है। देख रहे हैं प्रश्न कितनी अच्छी है और इस प्रकार से प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था उसके संबंध में देखते हैं कि प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था, यानी 15%। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू वृद्धि यानी GVA में कृषि की भागीदारी चालू मूल्यों पर 17.7% था। तो यहाँ पे चालू मूल्यों पर 17.7% हो जाएगा।
आगे है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भी विकल्प सी सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब राज्य रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऑप्शन हैं बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा बीजों की जो उच्च पैदावार किस्म होती है उसके आधार पर हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर करती है। व्याख्या की ओर हम चलते हैं कि हरित क्रांति को 1966 एवं 67 में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें निम्न आदानों को सम्मिलित किया गया था: बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं तथा पर्याप्त सिंचाई एवं सुविधाएं। तो इसका जो विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा बीजों का उच्च पैदावार एवं किस्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है सकल घर यानी हरित क्रांति 1966-67 में पैकेज प्रोग्राम के तहत जो हुआ था उसमें। तो बीजों की उच्च पैदावार जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हमारे पास है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में, 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। यह तत्व है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था एवं औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें उत्तर ई होनी चाहिए। हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय RBI, CSO भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ISI उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा आर्थिक सांख्यिकी प्रभाव के द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन से 1856 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1956 ईस्वी। तो व्याख्या हम देखते हैं कि वर्ष 1955 ईस्वी में ONGC की स्थापना किया गया। तो विकल्प में ऑप्शन 1955 नहीं है, इसलिए विकल्प जो है इसमें विकल्प में त्रुटि है। और वर्ष 1955 में ONGC की स्थापना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ऑयल एंड गैस डिवीज़न के रूप में की गई थी और अगस्त 1956 में इसमें इसका नाम बदल करके तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर दिया गया था। भारत में तेल की खोज एवं उसके उत्पादक को व्यापक एवं व्यवस्थित रूप देने में ONGC की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम किया गया है। वर्ष 1997 में इसे नवरत्न तथा 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। व्याख्या की ओर हम चलते हैं कि भारतीय में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल मूल्यवर्धन GVA में सर्वाधिक योगदान करता है। 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आयात के अंतरिम अनुमान 2023-24 के अनुसार स्थिर चालू कीमतों पर तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA में हिस्सा वर्ष 2023-24 में 54.70% रहा था। तो इसका उत्तर सी है, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। क्या वो सेवा क्षेत्र है, क्या कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि सर्विस क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे अधिक योगदान करता है राष्ट्रीय आय में भारत की GDP में। अगला प्रश्न है कि पिछले दशक के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या खनन क्षेत्र का? तो इसका विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। व्याख्या की ओर हम चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक यानी 41.0% रहा था, जो अब बढ़कर 2023-24 में GDP में 54.70% हो गया है। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हम देखते हैं कि वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। दूसरा ऑप्शन है कि कर दर केंद्र एवं राज्य के लिए समान रहेगा। वह कर दर जिस पर केंद्र एवं राज्य राजस्व समान रहे। राज्य से केंद्र के कर राजस्व का अनुपात बढ़ना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले समान रहे। ए नंबर विकल्प। व्याख्या देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है कि वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एवं अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था हुआ था, यानी कि GST जो है वो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या रेलवे है, उत्पाद कर है, बिक्री कर है या प्रत्यक्ष कर है? तो इसके विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में विकल्प डी सही उत्तर है। बजट अनुमान 2024 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 57.47% तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 42.53% अनुमानित है, वहीं GDP के अनुपात के संदर्भ में एक क्रमशः 6.8% एवं 5% अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा है क्या है? विकल्प देखते हैं। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। व्याख्या देखते हैं कि प्राथमिक घाटे के प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, अर्थात प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा मतलब बजटीय घाटा यानी कि कुल प्राप्ति कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएँ। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर्विस टैक्स जो है वो भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 1994 एवं 95 में। व्याख्या देखते हैं कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संसूची का विषय है और वर्ष 2003 में 88वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268A संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में GST में शामिल हो गया है। अगले प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017 और 18। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर सी हो जाएगा 2017 में। अब हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं कि वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में दिया गया था। 2017 में आम बजट में ही रेल बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या वो भूमि कर है, क्या वो कृषि आय कर है, क्या आयात शुल्क है या बिक्री कर है? व्याख्या की ओर देखते हैं कि प्रश्नकाल में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो बिक्री कर होता है, परंतु वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू होने से राज्य सरकार के लिए करों के संदर्भ में आय का सबसे बड़ा स्रोत राज्य GST हो गया है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? आयकर, भूमि कर, सीमा कर, उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है वो केंद्रीय सरकार का कर नहीं होता है, लेकिन आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सब जो कर हैं वो केंद्र सरकार का कर है। व्याख्या की ओर देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में से आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क केंद्रीय सरकार के कर हैं, किंतु भूमि राजस्व राज्य सरकारें आरोपित एवं संग्रहित करती है। आगे है कि योजना आयोग एक। योजना आयोग क्या है? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है या स्वशासित निगम है? तो भारत में योजना आयोग जो है वो परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 1950 में पारित किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकार परामर्शदात्री निकाय था, जो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इसी प्रकार की बीपीएससी पूर्वालोकन की जो सामान्य अध्ययन की सारी जो चैप्टर हुई और सारे सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट की सारे टॉपिक को हम, जैसे इतिहास हुआ, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उसके बाद से भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और विश्व का भूगोल, जीव विज्ञान, इन सारे प्रश्नों का हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में ये मील का पत्थर साबित हो और आप इसे रिपीटेड टाइम एग्ज़ाम के पहले रिकॉल कर सकते हैं। तो प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत का योजना आयोग है क्या है? एक वैधानिक संस्था है, एक सलाहकारी बोर्ड है, एक संवैधानिक संस्था है कि एक स्वतंत्र रूप से स्वचालित संस्था है? तो उत्तर हो जाएगा कि यह एक सलाहकार बोर्ड है, एक परामर्श देता है। योजना आयोग क्या है? एक परामर्श संस्था है। उसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रिजर्व बैंक के गवर्नर? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न है कि भारतीय सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति को पूरा स्वरूप है क्या होता है? यानी कि नीति का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का फुल फॉर्म है। क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या था? 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 1972, 1972 से 1975। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछी जाती है। 1966 से 1969 जो होता है वो भारत में योजना अवकाश की अवधि है, यानी उत्तर बी इसका हो जाएगा 1966 से 69। आगे हम व्याख्या देखते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो पाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति यानी 31 मार्च 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि के अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आई थी। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम व्याख्या की ओर देखते हैं कि योजना निर्माण के प्रथम चरण में योजना आयोग देश में उपलब्ध भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संस्थानों का अनुमान लगाता है। दूसरे चरण में संघीय तथा अन्य सरकार अपनी अपनी योजनाएं बनाकर योजना आयोग को प्रेरित करती थी, जिनकी अध्ययन कर आयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रेषित योजनाओं का एकीकरण करता था। तृतीय चरण के प्रारंभ में योजना आयोग योजना का प्रारूप जारी करता था। तत्पश्चात योजना आयोग विभिन्न सरकारों से परियोजनाओं की प्रकृति निर्धारण कर केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श के पश्चात योजना का अंतिम रूप से कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता था। कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात योजना प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी को भेज दिया जाता था। एनडीसी योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करती थी। इसके पश्चात योजना संसद में पेश की जाती थी
जहाँ अनुमोदन के पश्चात सरकारी योजना बन जाती थी और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। आगे है कि आर्थिक नियोजन किसका विषय है, क्या वो संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। ये 47वें बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2005 में। इसका विकल्प हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का जो है वो विषय है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे व्याख्या की हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची की समवर्ती की प्रविष्टि में 20 में उल्लेखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। अगली इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया गया था। वी.एस. गाडगिल, वी.के. आर.वी. राव, पी.सी. महालनोबिस, सी.एन. वकील। तो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था। विकल्प है 1956, 1944, 1950 या 1947। तो विकल्प के अनुसार उत्तर हो जाएगा 1956, यानी कि भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। आगे हम व्याख्या की ओर चलते हैं कि वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा पारित LIC एक्ट 1956 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि भारत की 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। ऑप्शन हैं वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का या इनमें से किसी का नहीं। तो इसके विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपभोग। तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा, यानी आर्थिक विकास के लिए मुद्रा की मात्रा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उत्तर देखते हैं कि मनी यानी मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, जो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायक होती है। अर्थात यह मूल्य स्थिरता, बचत दर एवं संसाधन के उपयोग की भांति आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करती है। मानव विकास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। क्या जन्म जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है। और साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है। जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति समता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा करता है। तो इसका विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयाम प्रति व्यक्ति आय यानी PPP, PPP के संदर्भ में और साक्षरता दर तथा जन्म पर जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है, जो है ज्ञान, लंबे और स्वास्थ्य जीवन तथा जीवन जीने की उचित मापक HDI के फुल फॉर्म दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसकी पहली बार रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार डीवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन किया गया था। 1990 में, 1991 में, 1994 में या 1999 में। तो विकल्प के अकॉर्डिंग उत्तर बी हो जाएगा 1991 में। 1991 में जो हुआ था वो 2 बार उसका अवमूल्यन किया गया था। आगे हम व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं और व्याख्या में क्या बताया गया है कि वर्ष 1991 में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार जो है वो अवमूल्यन हुआ था। जुलाई माह की 1 तारीख एवं 3 तारीख को अवमूल्यन डीवैल्यूएशन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। निर्माण क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो विकल्प के अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो हो जाएगा डी, सर्विस टैक्स यानी सेवा क्षेत्र में। सर्विस क्षेत्र में जो है, सेवा क्षेत्र में, इसकी व्याख्या देखते हैं कि जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से जून 2024 की अवधि में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में तथा उसके बाद सेवा क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब अस्तित्व में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस हैं जनवरी 1994, जनवरी 1995, जनवरी 1996 या जनवरी 1997। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1995। जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO अस्तित्व में आया था। व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना पूर्ववर्ती गैट की उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता परिणाम स्वरूप हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 166। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999। 1999 ईस्वी में जो यूरो मुद्रा है वो शुरुआत किया गया था। व्याख्या देखते हैं कि जनवरी 1999 ईस्वी में प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ की 27 में से 29 देशों द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा, हम लोग इस नाम से प्रचलित हैं, किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन मूवमेंट जो उत्तराखंड में हुआ था पेड़ों की कटाव से बचाने के लिए। इसमें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। विगत वर्षों में यह टिहरी बांध में आशंकित परिस्थिति विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है बेंगलोर में, छोटा नागपुर में, देहरादून में या नागपुर में? तो उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921, 1947, 1951, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1921 को महान विभाजक वर्ष यानी द ग्रेट डिवाइडर ईयर कहा जाता है। अगले प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनगणना 2001 के अनुसार यहाँ ऑप्शंस में कोई भी विकल्प सही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे व्याख्या देखते हैं कि 2001 की जो जनगणना के अकॉर्डिंग इसमें बताई गई है। आप एक चीज़ को याद रखिएगा, 2011 की जनगणना नहीं है, 2001 की जनगणना जो है PYQ है, तो इसमें 2001 की जनगणना पूछी गई है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 1028,737,436 थी, जबकि जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग थी। आप ये आंकड़ा देखेंगे और इसे हो सके तो याद भी कर लेंगे, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या जो थी वो 62 करोड़ 32,70,258 और महिलाओं की जनसंख्या जो थी वो 58 करोड़ 75,84,719 थी। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा लिंगानुपात 943 यानी प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं पे है। में बहुत सारे प्रश्न का संकलन है और बहुत सारे आपको सही सही आंकड़े पता चल जाते हैं। यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में बताया गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो लिंगानुपात 943 है, और वहीं वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1441.7 मिलियन दर्ज की गई थी।
अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग कोई भी उत्तर सही नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता 80.9% तथा महिला साक्षरता 64.6%। 64.6%। अगर लगभग में आंकड़ा दिया जाए तो 65% होना चाहिए, लेकिन 65% विकल्प में है नहीं, तो हम 64.6% 64.6% ही मारेंगे, और तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे विकल्प उत्तर हो जाएगा। हालांकि 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। 65.46% थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी सही विकल्प उत्तर सी माना है। तो 65.46% का मतलब हुआ कि ये आंकड़ा इसके लगभग में आ रही है 65.5% के आंकड़ा में, तो इसीलिए व्याख्या सी को बीपीएससी आयोग ने सही उत्तर माना था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियां दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम रही है? तो ये बिहार में रही है। व्याख्या देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों की प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% तथा महिलाओं की जो साक्षरता है वो 51.5% है। ये आंकड़ा को हो सके तो आप कहीं लिख लें, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछी जाती है साक्षरता दर में बिहार के संदर्भ में, कि बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% रही है। तो यही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थी। इसमें 50 ऐसे प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। हम और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे दूसरे सब्जेक्ट की बीपीएससी पूर्वालोकन से। तो हो सके तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।